Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी स्क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट NCERT बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे जो अभी आप देख रहे हैं ये NCERT बुक क्लास 6 का जियोग्राफी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज का ये मेरा पहला चैप्टर होगा। इससे पहले कि मैं क्लास 6 का साइंस और हिस्ट्री कंप्लीट कर चुकी हूँ और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ मैं उसी को कवर कराऊंगी, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसे मैं स्किप करते जाऊंगी। कुछ वर्क आपको भी करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रही हूँ कि अगर आपको इन वीडियोस के PDF फॉर्म चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे स्टडी क्विज सर्च कीजिएगा, चैनल हमारा मिल जाएगा और PDF भी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है ये, चूंकि चैप्टर जो है ये सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है, किस जगह पे है और पृथ्वी की क्या खूबी है, इसके बारे में डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पे मैं चलिए स्टार्ट कर रही हूँ। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले या एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप उसकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, यानी पूरे गोल चंद्र में को मून को आप एक महीने में एक बार देख सकते हो। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, जिसको नोट डाउन करना है। बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार CTET में खासतौर पे आ सकता है और आया भी है। ऐसा रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। इसको नोट डाउन करना है। स्क्रीनशॉट आप फिलहाल लेते जाइए। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए। इस साइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, अच्छी तरह से अभी देख लीजिए। इसका डिफिनेशन बगल में दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से हम देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यानी सप्त मीन्स होता है 7 और ऋषि मीन्स होता है संत। यह 7 तारों का समूह है, इसीलिए इसका नाम सप्तऋषि पड़ा है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। इसको भी नोट डाउन करना है। स्क्रीनशॉट आप फिलहाल लेते जाइएगा, ठीक है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। आगे बढ़ती हूं मैं यहाँ पे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे।
उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको फिगर में पहले ही दिखा दिया है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 जैसा कि ये ऊपर दिखाया गया है, आप देखोगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसके आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है। सबको नोट डाउन करना है, सीटेट वालों के लिए मैं खास तौर पे बोल रही हूँ, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। कुछ रोचक तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं जिसे हम नोट डाउन कर लेंगे। फिलहाल बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छले हैं। ये छले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छलों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो सीटेट में काफी इससे क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं अभी आपको बोली हूँ कि इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे मैं इसे छोटा कर दे रही हूँ और इसको क्या करना है आप ध्यान से देख लीजिएगा और जितने इसमें नीचे पॉइंट दिए गए हैं इन सब को आपको नोट डाउन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी आप लोग को बता दे रही हूँ। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिएगा या फिर इसका फिगर आप देख के इसमें जरूरी जो चीज होगी इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आसमान में देखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। क्या आप जानते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। ठीक है, चलिए अब सौर मंडल के बारे में जान लेते हैं। इसका अर्थ हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसका मुखिया सूर्य है। सबको आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट फिलहाल लेते जाइएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ। चलिए अब सूर्य के बारे में हम जान लेते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ठीक है, गैसों से ये सूर्य बना हुआ है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, मतलब एक ही स्रोत है ये हमारे लिए, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है इसको नोट डाउन करते जाइएगा। सीटेट में जो ऑप्शंस आएंगे उसमें आपको 15 करोड़ पे ही टिक करना है। और चलिए यहाँ पर जान लेते हैं ग्रहों के बारे में। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पे जो दिया गया है इसको आप नोट डाउन करके ये समझिए कि एक ट्रिक है और इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, बाद में याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे जान लेते हैं शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, सबको नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए।
चलिए यहाँ पे जान लेते हैं, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। अब यहाँ पे जानते हैं, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। इससे नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, यह कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है, तो वो है शुक्र। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने उनकी बैठक कब हुई थी, तो अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो वो जो बौने ग्रह कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे दिया गया है, इन सबको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। पृथ्वी के बारे में अब हम जान लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आव कहा जाता है। आकार इसका क्या है, तो भू आव। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इसी कारणों से वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो इनसे सीटेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं। खैर, ये कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जान लेते हैं, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रोचक तथ्य जान लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि कई भारतीय चंद्रमा पर गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं। अब चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य की चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो इन सबको आप नोट डाउन करते जाइएगा। यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, रॉकेट का प्रक्षेपण दिखाया गया है। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना दिखाया किस तरह गिरता है, और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश कैसे होता है इसका यहाँ पे दिखाया गया है। इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे अब बढ़ती हूँ। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अक्ष पर यानी गोल भी घूम जाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। आगे बढ़ती हूँ मैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के
चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कैसे होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। अब उल्का पिंड के बारे में हम जान लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कैसे जल जाता है इसके बारे में डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। सीटेट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। कैसे पड़ा ये यहाँ पे दिया गया है, सबको आप नोट करते जाइएगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है और पृथ्वी, सौरमंडल, आकाश गंगा और ब्रह्मांड का यहाँ पे लेयर दिखाया गया है। यहाँ पे अब आ गया अभ्यास, जिसको आपको करना ही करना है। कीजिएगा तो आपका माइंड फ्रेश होगा, और अगर आप कोई चीज़ भूल गए हो इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान तो वो आपका रिकॉल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ इसे आप किया कीजिए, प्लीज़ इसे छोड़ा मत कीजिए अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करने का जुनून है तो ये था आज का हमारा चैप्टर जो होता है यहाँ पे समाप्त। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।